हेलो टीम, आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन है, IS 4031 पार्ट 1। देखिए, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते साइट पर हाइड्रोलिक सीमेंट की फाइननेस को एक्यूरेटली मेजर करना एक एब्सोल्युटली क्रूशियल स्टेप है। ये कोई आम रूटीन चेक नहीं है। सीमेंट जितना फाइन होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ही फास्ट होगी, राइट? और इसका सीधा असर हमारी बिल्डिंग की अर्ली स्ट्रेंथ और ओवरऑल लाइफ साइकिल पर पड़ता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन से लेकर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी तक सब कुछ इसी एक बेसिक पैरामीटर पर टिका है। लेकिन फील्ड पर आकर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज क्या होता है? यही कि एक्चुअली में इस फाइननेस को परफेक्टली मेजर कैसे किया जाए ताकि एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि सीमेंट ठीक से सेट होगा या नहीं। ये एक ऐसी स्किल है जिसे साइट टीम को मास्टर करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ मेजरमेंट गलत हुई तो पूरा का पूरा मिक्स डिजाइन साइट पर फेल हो सकता है। तो इस प्रोसीजर को कंप्लीटली फ्लॉलेस बनाने के लिए आज हम इस स्टैंडर्ड चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। हमारा प्लान है: नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सीमेंट फाइननेस। नंबर 2, एसेंशियल टेस्टिंग अपैरेटस। नंबर 3, द ड्राई सीविंग प्रोसीजर। नंबर 4, सीव कैलिब्रेशन एंड चेकिंग। और फाइनली नंबर 5, फाइनल रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, मूविंग टू सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू सीमेंट फाइननेस। ये IS कोड बेसिकली हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क देता है जिससे हम ड्राई सीविंग के थ्रू सीमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक यूनिफॉर्म तरीके से इवैल्यूएट कर सकें। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। इस स्टैंडर्ड का जो सेकेंड रिवीजन है वो डायरेक्टली यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 196 पार्ट 6 के साथ कम्प्लीटली अलाइंड है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमारा इंडियन टेस्टिंग मेथड अब स्ट्रिक्टली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। ये एक मैसिव एडवांटेज है क्योंकि बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में टेस्टिंग डिस्क्रिपेंसीज अब प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो जाती हैं। साइट पर हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली इंटरनेशनली वैलिड हैं। लेट्स जंप टू सेक्शन 2, एसेंशियल टेस्टिंग apparatus। हम सब जानते हैं कि ऑन साइट किसी भी टेस्ट की एक्यूरेसी डायरेक्ट उन टूल्स पर डिपेंड करती है जो हम यूज कर रहे हैं। बिना ठीक गियर के एग्जैक्ट रिजल्ट्स की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। तो सेटअप के लिए एग्जैक्टली क्या-क्या चाहिए? हमें एक 90 माइक्रोन मैश सीव चाहिए जो स्टेनलेस स्टील या किसी नॉन करोडेबल मटेरियल का बना हो। रस्टिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि उससे मैश साइज ऑल्टर हो जाता है। उसके साथ एक हाई प्रिसिजन बैलेंस जो 10 मिलीग्राम्स तक एक्यूरेटली वे कर सके। सीव को क्लीन करने के लिए एक नायलॉन या प्योर ब्रिसल ब्रश जिसके ब्रिसल्स एग्जैक्टली 25 से 40 mm के बीच होने चाहिए ताकि क्लीनिंग के टाइम वो डेलिकेट मैश डैमेज ना हो। और लास्टली प्रॉपर्ली फिट होने वाली सीव ट्रे और लिड। यहाँ पर प्रिसिजन प्योरली नॉन नेगोशिएबल है। टूल्स सेटअप होने के बाद नाउ वी शिफ्ट फ्रॉम प्रेप टू एक्शन। आते हैं सेक्शन 3 पर, द ड्राई सीविंग प्रोसीजर। लेट्स सी कि एक्चुअली में फिजिकली इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। कोड के रूल्स बिल्कुल क्लियर और पंची हैं। स्टेप 1, सीमेंट सैंपल को एक स्टॉपर जार में डालकर एग्जैक्टली 2 मिनट तक विगरसली एजिटेट करना है। इससे मॉइस्चर की वजह से बने हुए लम्प्स या एग्लोमरेट्स कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट देना है। स्टेप 2, फाइन्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाउडर को जेंटली स्टर करना है। और स्टेप 3, बहुत केयरफुली अराउंड 10 ग्राम सैंपल को सीव पर वे करना है और वेट की एक्यूरेसी नियरेस्ट 0.01 ग्राम्स तक मेंटेन करनी है। अब आती है एक्चुअल सीविंग। सीव पर लिड लगाइए और उसे स्वर्ल, प्लैनेटरी और लीनियर मूवमेंट में कंटिन्यूसली एजिटेट कीजिए। ये कोई नॉर्मल शेकिंग नहीं है बल्कि एक स्पेसिफिक मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है और ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि फाइन मटेरियल मैश से पास होना 100% बंद ना हो जाए। हर डायरेक्शन में मूव करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी पार्टिकल मैश के होल्स में फंस ना जाए। वी नीड कंप्लीट एंड थरो सेपरेशन। सीविंग खत्म होने के बाद जो मटेरियल मैश के ऊपर बच गया है उसे एकदम जेंटली ब्रश करके ट्रे में कलेक्ट किया जाता है। इस रिमेनिंग मास को हम रेजिड्यू यानी R1 बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस रेजिड्यू को ग्राम्स में रिपोर्ट नहीं करना है। इसे उस इनिशियल 10 ग्राम क्वांटिटी के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है और इसकी रीडिंग नियरेस्ट 0.1% तक राउंड की जाती है। ऑलराइट, अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, सीव कैलिब्रेशन एंड चेकिंग। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे साइट्स पर लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, पर ये लिटरली एक गेम चेंजर है।
कंटिन्यूअस यूज से सीव मैश वेयर आउट हो जाती है और एक्यूरेसी वहीं खत्म हो जाती है। इन दोनों टेस्टिंग सिनेरियोज का डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। रूटीन बेसिस पर जो एक्चुअल सीमेंट चेक होता है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इवैल्यूएट करने के लिए होता है, लेकिन सीव कैलिब्रेशन के लिए हम एक स्पेशल रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं। इस मटेरियल को ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एयर टाइट कंटेनर्स में सिक्योरली स्टोर करना पड़ता है। इस रेफरेंस टेस्ट का सिर्फ एक ही गोल है, सीव की औकात और कंडीशन चेक करना। और सीव हेल्थ चेक करने के लिए ये नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, 0.3%। रेफरेंस मटेरियल का यूज करके जब 2 बार रेजिड्यू टेस्ट किया जाता है तो हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं, P1 और P2। कोड यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट है। एक ठीक ठाक एक्यूरेट सीव के लिए इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस 0.3% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो समझ लीजिए सीव वेयर आउट हो चुकी है और अब उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। सीव के इस माइनर वेयर एंड टेयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा मैथ्स यूज होता है। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं सीव फैक्टर यानी F, जो पहले से नोन रेसिड्यू है R, उसको हमारी आई हुई उन 2 रीडिंग्स के मीन यानी P से डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि सीव के होल्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, हमें अपने फाइनल डेली रेसिड्यू रिजल्ट्स को इस F फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करेक्ट करना पड़ता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक F की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0.80 से 1.20 के बीच ही होनी चाहिए। और ऑनसाइट इंजीनियर्स के लिए ये एक गोल्डन रूल है, नंबर 100। मेटल सीव्स धीरे धीरे अपने प्रिसिजन लूज करती हैं, इसलिए स्टैंडर्ड मैंडेट करता है कि एक्यूरेसी लॉक इन रखने के लिए एग्जैक्टली हर 100 सीविंग्स के बाद टेस्ट सीव को दोबारा कैलिब्रेट और चेक किया जाए। इसे ऑटोमेटिकली रूटीन क्वालिटी प्लान का हिस्सा बन जाना चाहिए फॉर श्योर। कैलिब्रेशन सॉर्ट आउट होने के बाद अब टाइम है प्रोसीजर के फाइनल फेज का, सेक्शन 5, फाइनल रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी। साइट पर टेस्ट चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हुआ हो, अगर रिपोर्टिंग में गड़बड़ है तो पूरी मेहनत बेकार है। साइट का एग्जीक्यूशन और लैब का डॉक्यूमेंटेशन दोनों परफेक्ट सिंक में होने चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि वैल्यूज को कैजुअली राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। कोड एक्सप्लिसिटली स्टेट्स की हर एक फाइनल ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिक्टली IS2 1960 के रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करना है। जब बात इंडियन स्टैंडर्ड्स की होती है तो कंप्लायंस का मतलब फुल कंप्लायंस होता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए यहाँ 2 बेंचमार्क्स दिए गए हैं। IS 4031 कहती है कि अगर सेम कंडीशंस में सेम ऑपरेटर टेस्ट करता है तो रिपीटेबिलिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड 0.2% आना चाहिए, और अगर अलग अलग ऑपरेटर्स या डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट हो रहा है यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो लगभग 0.3% का डिविएशन एक्सेप्टेबल है। ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स साइट टीम को अपने सामने रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में हेल्प करते हैं। तो we've covered the whole shebang, procedures, tools, mathematics और standards, लेकिन एंड में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यही रह जाता है, क्या साइट पर जो इक्विपमेंट अभी यूज हो रहा है वो एक्चुअली में ट्रूली कैलिब्रेटेड है? अगली बार जब लैब में टेस्ट सेटअप हो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि क्या हमारे टूल्स इन स्ट्रिक्ट IS 4031 स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली मीट कर रहे हैं या नहीं। कोड्स और स्टैंडर्ड सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं होते, ये इसलिए होते हैं ताकि हमारी स्ट्रक्चर्स डेकेड्स तक मजबूती से खड़ी रहें। स्टे विजिलेंट ऑन साइट, कीप टेस्टिंग मेटिकुलसली एंड कीप बिल्डिंग इट स्ट्रॉन्ग।